पल पल तड़पे जिस पल के लिए, पल पल तड़पे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए। सोचा उस पल को रोक लूं हर पल के लिए, सोचा उस पल को रोक लूं हर पल के लिए, पर छोटा वो पल भी ठहरा कुछ पल के लिए। कैसे हैं आप लोग? हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे से ही होंगे। सबसे पहले आप सबों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो मेरे प्रिय शेर बहादुरों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज दिवाली है और दिवाली के ही शुभ दिन से हम अपना YouTube चैनल को पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। YouTube चैनल को पुनः स्टार्ट बेहतर नहीं बेहतरीन तरीका से एजुकेशन वाले वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, एजुकेशन वाले वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय बहादुर, आप लोग बिल्कुल ही क्लियर कट हो जाओ कि अब कुछ भी नहीं होने वाला अपना चैनल को, और धीरे धीरे अपन लोग बहुत इंक्रीजिंग करने के दिशा में चलेंगे। डिजिटल बोर्ड भी आएगा, बहुत सारी बातें आएगी। यदि ये काम करनी है तो जम करके अपन लोग पढ़ेंगे, और सभी व्यक्ति को टॉपर के लिस्ट में भी जाना है, सभी व्यक्ति को आगे भी बढ़ना है। सभी थोड़ा ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं डाल रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा और शेयर कीजिएगा, और बिल्कुल अब बेफिक्र हो जाइए, चूंकि एसके सर आपके साथ तैयार है और बेहतर एजुकेशन आपको देंगे, बहुत ही बढ़िया एजुकेशन आपको देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैथमेटिक्स तो इस सर जी का अपना है ही बाबा, मैथमेटिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है तैयार आने के लिए, लेकिन ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं रहने के लिए देगा। आप लोग सभी व्यक्ति जुड़ जाइए इस चैनल से, चाहे वो टीचर के माध्यम से हो कि खुद सर के माध्यम से हो। तो खुद हम अपने माध्यम से भी या किसी भी टीचर के भी माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीका से तैयारी करवाएंगे। चलिए तत्काल चलते हैं डायरेक्ट हम लोग अपने सिलेबस की दुनिया में। हमको पता है कि आप लोग पूरा वीडियो को नहीं देखिएगा, कहिएगा क्यों? तो अभी हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, यदि आप लोग बढ़िया से मैट्रिक का तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। दिखावटी पर नहीं जाना है, बिना दिखावटी का भी यदि बढ़िया कंटेंट मिल रहा है तो उस पर चलिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से हम ऑनलाइन नहीं आ रहे थे, इसका बहुत सारी रीजन थी जो अब क्लियर कट हो चुकी है। तो अब आप लोग ये बात जान लो कि इस पर, वैसे तो चैनल का जो नाम है प्ले मैथ्स 1, मैथमेटिक्स के लिए ही इस चैनल को हम बनाए थे, लेकिन अगर आप लोग चाहिएगा तो इस पर सभी सब्जेक्ट हम अपने अंदाज में सबसे यूनिक तरीका से पढ़ाने का काम करेंगे। सबसे यूनिक हट करके, किसी से मेल मिलाप मेरा नहीं खाएगा, हम कुछ यूनिक आदमी है। तो बहादुर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपना लोग का एग्जाम बहुत नजदीक आ गई है और दिल की धड़कनें बढ़ रही है कि अब क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बिल्कुल चिंता करने का जरूरत नहीं है, चिंतन कीजिए दोस्त। और अपन लोग जो आज शुरुआत करेंगे शॉर्टकट तरीका से रियल नंबर की, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, क्लास 10th का पहला चैप्टर है। अगर आपको क्लास 10th में 100 मैथमेटिक्स में लाना है तो सब चैप्टर को पढ़ना कोई भी जरूरी नहीं है। मैं जितना इस चैनल पर करवाता हूं, अभी मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि ट्रिगो पहरे पढ़ लो, रियल नंबर पढ़ लो, पॉलिनोमियल पढ़ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लो, ये सब भी मैं नहीं बताऊंगा दोस्त। आप इतना ही जान लो अभी कि अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो अभी मैं आपको बताऊंगा वही आपको बोर्ड में पूछेगा, बस इतना ही जान लो। और आप लोग जुड़े रहो वीडियो के अंत तक। तो चलो अपन लोग चलते हैं। रियल नंबर पढ़ने से पहले जो अपना लोग को जानकारी रहनी चाहिए संख्या की, सभी प्रकार की संख्या, अंक संख्या और टाइप्स ऑफ संख्या यानी कि नंबर। तो उसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से होना चाहिए, प्राइम फैक्टर मेथड से ज्ञात करने के लिए होना चाहिए। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेय का ये भी पढ़ेंगे अपन लोग इसमें, ठीक।
और इससे आपको नहीं कुछ तो 5 नंबर पक्की पूछेगा। जितना हम पढ़ा देंगे इसमें, उससे 5 नंबर आपका बोर्ड में रहेगा ही। 7 भी रह सकता है, 8 भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो अभी जो अपन लोग बहादुर रियल नंबर की स्टार्ट करने के लिए, रियल नंबर को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग जरा गौर से सुनना कि सबसे पहली बात है कि रियल नंबर है क्या। सबसे पहली बात आप जान लो कि अंक क्या होता है। अंक, तो अंक सभी व्यक्ति जानता है कि 0 से लेकर के और 9 तक को ही हम लोग अंक कहते हैं। यानी कि कुल अंक की संख्या है बउआ कितना, तो 10 है कुल अंकों की संख्या। अच्छा, अब क्या होता है, तो एक होता है संख्या। अब संख्या किसको कहते हैं, तो या तो अंक या अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। अब जैसे मान करके चलिए 1 है, तो ये भी अंक है, और संख्या भी है 5 है, ये भी संख्या भी है और अंक भी है। लेकिन अंकों के समूह, जैसे कि 2 गो अंक मिल गया, 3 गो अंक मिल गया, तो ये जो अंकों का समूह हो गया वही हो गया संख्या। अंक या अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब जो अपन लोग चलेंगे प्रकार, संख्या के प्रकार पर, तो प्रकार तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही अपन लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या हम उसे कहते हैं यदि गिनती की संख्या को हम ले ले, मतलब कहा जाता है कि प्राकृतिक भगवान के दिल है, मतलब भगवान कहने का मतलब गणितज्ञ पहले जो खोज किया 1 2 3 4 5, मतलब गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं मेरे बहादुर। अब क्या हुआ, तो पूर्ण संख्या का भी निर्माण हुआ। अब कहा गया है ना कि ऐसे ही गणितज्ञ खोजते खोजते 0 भी मिला, तो नहीं कहता है कि एक यदि घर में बेटा नहीं रहे तो बेटा के बिना घर अधूरा अधूरा सा लगता है। तो इसमें सब संख्या तो है, 1 से लेकर के और अनंत तक है, लेकिन एक बेचारा ही शून्य नहीं है। तो ये शून्य हो गया मेरे प्रिय बहादुर बेटा। तो बेटा यदि नहीं है तो घर सोना सोना लगता था, तो परिवार भरा पूरा नहीं हुआ। मतलब प्राकृत संख्या के समूह में यदि 0 को शामिल कर देंगे तो हमें पूर्ण संख्या का निर्माण होगा। अब अपन लोग चलते हैं, अगला संख्या होगा बहादुर सम संख्या। सम संख्या जिसको अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं। अब सम संख्या किसको कहते हैं, तो आप ये बात जान लो बहादुर कि जिस किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो ये सभी संख्या सम संख्याएं होगी। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8, तो वो सम संख्या होगी। अब कहोगे कि सर जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है वो ना सम संख्या है। तो यदि इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 हुआ तो 2 से विभाज्य होगा। ये हम डायरेक्ट बाप को पकड़ लिए, हम बेटा पे नहीं चले। अब जैसे मान करके चलिए कि 6 2 लिए, तो अंतिम में 2 है, तो ये 2 से विभाज्य होगा ही। अब 2 से विभाज्य हो गया तो सम संख्या हो गया। इसमें क्या कहने की बात है। उसके बाद चलिए अपन लोग चलते हैं अब विषम संख्या पर बहादुर। बिल्कुल सभी व्यक्ति धीरज बांध करके रखिएगा, दिल को थाम करके रखिएगा। अब विषम संख्या पर यदि हम लोग चलेंगे तो विषम संख्या किसको कहेंगे, तो वही बात इसमें क्या था, तो जिस संख्या की इकाई स्थान पर 0 2 4 6 या 8 रहे वो विषम होगा। लेकिन विषम में क्या होता है, जिस संख्या की इकाई स्थान पर 1 3 5 7 एवं 9 हो। यदि किसी भी संख्या की इकाई स्थान पर 1 3 5 7 एवं 9 हो तो वो होगा बुआ विषम संख्या। अब जान लो, अब जैसे मान चलो 6 3 हो गया, इकाई का स्थान पर 3 है तो विषम हो गया। 9 2 6 8 9, इकाई का स्थान पर 9 है तो क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। सीधी सी बात है, सीधा इकाई के अंक को देखना है, अंतिम वाले अंक को। यदि 1 3 5 7 या 9 कुछ है तो सीधा कह देना है कि वो है विषम संख्या, इसमें कोई भी डाउट नहीं करना है। अच्छा, अब अपन लोग चलते हैं भाज्य संख्या की तरफ। जगह जितना ही है उसी में कंजस्टेड होना है बहादुर। अभी अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आएगा तो धमाकेदार वे में अपन लोग तैयारी को शुरुआत करेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, अरे आज नहीं तो कल आएगा ही। आज पहले आप लोग दिवाली मनाओ, लेकिन वीडियो को देख करके मनाना, ये बात आप जान लो। अब देखिए भाज्य संख्या या इसी का नाम है
यौगिक संख्या या इसी का नाम है संयुक्त संख्या। तीन नाम है, भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्या। अब कहोगे कि भाज्य संख्या सर किसको कहते हैं, तो देखो नाम से ही स्पष्ट है, भाज्य या यौगिक। यौगिक का मतलब होता है मिलावट, भाज्य का मतलब होता है भाग लग जाए, मतलब जिसका जिसका दो से अधिक अपवर्तक हो, मतलब जो संख्या एक और स्वयं के अलावे, जो संख्या एक और स्वयं के अलावे भी किसी संख्या से कट जाए, मतलब किसी संख्या से भाग लग जाए, तो वही संख्या होगी भाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावे यदि किसी भी संख्या से भाग लग जाए तो उसको कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे आप देख लो, दो होगा, दो होगा नहीं होगा, क्योंकि दो में सिर्फ एक से भाग लगता है और खुद अपने आप से लगता है, तो ये कदाचित भी नहीं होगा। चार हो जाएगा, छह हो जाएगा, आठ हो जाएगा, 10 हो जाएगा। या इसका एक और डिफिनेशन जान लो आप लोग कि जिस संख्या का दो से अधिक अपवर्तक हो उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या का दो से अधिक अपवर्तक हो उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब इसमें देख लो, चार किससे कटेगा, एक से कट जाएगा, दो से कट जाएगा और खुद अपने आप से कट जाएगा। तो इसका एक दो तीन, दो से अधिक अपवर्तक हो गया, मतलब तीन को अपवर्तक हो गया, तो सीधी सी बात है कि ये भाज्य संख्या ही होगा। अच्छा आप एक बात बताओ, 10 को ही ले लो, एक, दो, उसके बाद 5 और 10 खुद अपने आप से भी कट रहा है, तो दो से अधिक अपवर्तक इसका भी हो गया, एक दो तीन चार, मतलब चार गो अपवर्तक हो गया। तो सीधा अर्थ में आप समझ लो कि ये भी भाज्य संख्या हो गया। अभी हम शॉर्टकट में खींचते हुए आगे बढ़ते हैं, एक बार आप लोग रिवीजन करते हुए चलो, फिर तो अपन लोग अभी धमाकेदार वे में चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और खत्म खल्लास कर देंगे रियल नंबर को। इतना ही नहीं दोस्त, बहुत चीज को अपन लोग खत्म करने वाले हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए, तो अभाज्य संख्या बताइए किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या या इसी का दूसरा नाम है रूट संख्या, या इसी का और एगो नाम है असंयुक्त संख्या। तो अब एक बात बताओ, भाज्य और अभाज्य, अ का मतलब होता है नहीं, अभाज्य का मतलब तो आप अभी पढ़वे किया है, भाज्य मतलब जो संख्या भाज्य नहीं हो तो क्या होगा, अभाज्य होगा, सीधी सी बात है। तो भाज्य नहीं होगा तो अभाज्य होगा, मतलब ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, एक और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो तो उसे ही कहेंगे भाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे बहादुर, तो भाज्य संख्या कहेंगे। अब या ऐसी संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक हो बहादुर, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। सीधी सी बात है। अब उठा लो जिसको अभी लिए थे, दो, हे देखो एक और दो, और ककरों से कटेगा नहीं, तुम्हारा मन है तो काट दो, तो काट देगा, नहीं कटेगा, कटवे नहीं करेगा। तो इसका देखो केवल और केवल दो अपवर्तक हुआ, इसीलिए ये हो गया बहादुर अभाज्य संख्या। इसका देखो एक और तीन, ये सिर्फ एक और तीन, मतलब दो, या तो एक से कट रहा है या स्वयं से कट रहा है, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। 7 हो गया। अब कहोगे कि सर 9, मेरे बउआ भूल भी मत करना, 9 का देख लो, 1, 3 और 9, दो से अधिक अपवर्तक हो गया, तो ये जो है सो अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 7, 1 और 7, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। तो अब अभाज्य संख्या तक अपन लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं यह दोस्त की पूर्णांक संख्या क्या होता है, फिर जानेंगे परिमेय और फिर जानेंगे अपरिमेय। तो आप समझिए पूर्णांक संख्या, देखिए कहा जाता है ना कि शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप यहाँ पे एक बात समझो, शून्य को तो मिला ही लिया, अब इसमें क्या करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर दिए, तो ये हो गया इधर का धनात्मक। अब देखिए इधर -1, -1, -2, -3, -4, इधर देखते चलिए, ये हो गया बहादुर आपका ऋणात्मक। तो शून्य सहित धनात्मक, शून्य सहित ऋणात्मक संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब कहिएगा ना आप कि सर सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो देखिए सबसे बड़का क्या होगा, अनंत हो जाएगा, और सबसे छोटका भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये कैसे हो जाएगा, सबसे छोटका तो 0 या 1 ना होना चाहिए। नहीं भैया, एक बात देखो, पूर्णांक
पूरे है यहाँ पर। तो एक बात देख लो, सबसे छोटा -4 के बाद -5 -6 -7 -8 -9 -9 मतलब इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी तक चल जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी तक चल जाएगा। तो दोनों अनंत हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी और ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो ये हो गया पूर्णांक संख्या का परिभाषा। अब एक बात और है यहाँ पे कि पूर्णांक संख्या को आयत व ज्ञात से सूचित किया जाता है। ये सूचित उचित वाला हम नहीं इस पर डिस्कशन किए, इसीलिए कि ये पूछता नहीं है आपको बोर्ड में। जितना बोर्ड में पूछता है उचित, क्योंकि अपना लोग के पास समय अब ज्यादा है नहीं, समय बहुत कम है। अब चलते हैं अपन लोग परिमेय संख्या पर। तो कहा जाता है ना कि ऐसी पूर्णांक संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा p और q क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, तो उसी को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो यह ऐसी पूर्णांक संख्या जिसे p/q, जैसे 5/3, 9/7, 8/10 या -2/3, तो यह पूर्णांक ही ना है, इसको कौन चीज में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं बहादुर। अब चलिए, अब अपन लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ। तो इसमें भी है ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मतलब p और q पूर्णांक है ऐसा कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो परिमेय जैसे कि √2, √3, √5, ये सब हो गया अपरिमेय संख्या। मतलब एक और होता है परिमेय संख्या का डिफिनेशन। अब कहिएगा डिफिनेशन को, उसको लीजिए कि जो भी लीजिए। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार की यदि हम बात करें, इससे प्रश्न आपको रहेगा, बिल्कुल रहेगा, आप गांठ बांध लो। तो एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। एक होता है शांत दशमलव और एक दशमलव और एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव। अच्छा, दशमलव। अच्छा, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है बहादुर, अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय का होता है। तो परिमेय का जो शांत होता है, तो इसको आप समझो कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। शांत कहने का मतलब होता है कि बच्चा शांत रहता है। जैसे दशमलव के बाद यदि अंकों की संख्या सीमित हो तो वो हो गया शांत, और दशमलव के बाद यदि अंकों की संख्या सीमित नहीं हो तो वो हो जाता है अशांत। आप ये बात कह सकते हैं कि जिस तरह से बच्चा है कोई, तो बच्चा लुचपनी जो करता है तो वो कहता है कि ये अशांत बच्चा है, और जो लुचपनी नहीं करता है तो उसको कहता है कि ये शांत बच्चा है। तो लुचपनी होता है दो तरह का। एक होता है कि कोई एक ही लुचपनी को बार बार किया जाता है। जैसे किसी बच्चा में गलत आदत है कि हमको खाली सिगरेट ही पीना है, हमको खाली मधु ही खाना है, तो वो एक ही गलती को बार बार करता है। तो ये हो गया अशांत आवर्ती दशमलव। जैसे दशमलव के बाद अंकों की संख्या वही अंक बराबर 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 आते ही रहेगी। अच्छा, एक बात और है, 9.12121212 वही संख्या की रिपीटेशन बार बार होते ही रहती है। अच्छा, मतलब ये एक ही गलती को बार बार करता है, तो इसको कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। तो इसको फिर हम लोग परिमेय में बदल सकते हैं, क्योंकि ये अशांत आवर्ती है। हाँ, यदि बच्चा में एक ही लक्षण है, एक ही खराबी है, तो फिर उसको हम लोग शांत कर सकते हैं। इसीलिए शांत कर सकते हैं कि उसमें एक ही गड़बड़ी है। लेकिन यदि बच्चा बन जाए अशांत अनावर्ती, जैसे दशमलव के बाद 2, 3, 4 कुछ से कुछ अंक आ रहा है, मतलब बच्चा क्या करता है, तो बराबर यदि गलतियां को दोहरा, मतलब एक गलती अभी मान के चलिए सिगरेट पिया, कभी मधु खा लिया, कभी लुचपनी कर लिया, कभी चोरी कर लिया, कभी डकैती कर लिया, तो फिर उसको संभाल लेना अपना लोग के बस की बात नहीं है बउआ। तो इसीलिए उसको कह देंगे कि है ऊपर पूरे पागल है, अशांत है, उसको हम लोग नहीं संभाल सकते। उसी तरह से दशमलव के बाद यदि सेम अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो उसको कहते हैं अशांत आवर्ती है। तो ये भी खराब है, तो दोनों लुच्चा। लेकिन एक लुच्चा है कि एक ही कंडीशन को बार बार करता है, एक लुच्चा है कि मतलब अलग अलग कंडीशन करते रहता है। तो ये भी हुआ अशांत और ये भी हुआ अशांत। तो इसमें क्या है, तो आवर्ती है, एक ही बात बार बार आ रहा है, 12 12 12 12 3 3 3 3 3 3, लेकिन इसमें कभी 2 4 6 2 9 मतलब कुछ से कुछ आते रहता है। तो ये हो गया अशांत अनावर्ती और ये हो गया अशांत आवर्ती दशमलव। तो अब आपको
पूछ देगा कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा, तो एक बात गांठ बांध लेना, 8/10। यदि जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो वो संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा बउआ शांत होगा, और नहीं तो बाद बाकी सबका अशांत होगा। तो ये परिमेय, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो ये अभी हम बता दिए पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर पर, और अपना लोग का जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो अब कहिएगा कि सर वास्तविक संख्या क्या होता है, तो यही तो पढ़ना है भैया, यही तो अभी पढ़ना है अपना लोग को, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो अब क्या हुआ, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला दीजिए तो बन जाएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का परिभाषा भी आप लोग जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को मिलाने पर बनी संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तव में ये संख्या हमें दिखेगा, जैसे हो गया 5/3, 9/7, √2, √3, √5, ये सब संख्या को हम देख रहे हैं। एक होता है काल्पनिक संख्या, जो कि आपको अगले क्लास में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को हम लोग देख नहीं सकते, उसको सिर्फ इमेजिंग कर सकते हैं, इसीलिए उसका नाम है इमेजनरी नंबर। तो चलिए, अब वास्तविक संख्या का परिभाषा आप लोग जान गए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को कहते हैं वास्तविक संख्या। अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम के तरफ। तो चलिए, अब अपन लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हम लोग कहते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक a और b यदि दिया हुआ रहे, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिया हुआ रहे, कंडीशन एक रहना चाहिए कि a जो है ना बड़ा होना चाहिए b से, a बड़ा होना चाहिए b से। तब हम क्या करेंगे, तो b से भाग दे देंगे a में, तो हमको प्राप्त हो जाएगा q और r। q और r इस प्रकार प्राप्त हो जाए कि a बराबर b q जोड़ r। कहिएगा कि सर क्या बताए, हमरा कुछ समझ में नहीं आया, a बराबर b q और r। तो अब आप समझिए, यहाँ पे बिल्कुल बेहतर अंदाज में समझिए। जैसे मान के चलिए हम बोले कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b रहना चाहिए। जैसे मान के चलिए हम मान लिए 50 एगो पूर्णांक है, एगो है 18, मान लीजिए ऐसा, या 18 मान लिए, या 21 मान लिए, एगो है 21 और एगो है 50, दो धनात्मक पूर्णांक मान लिए बहादुर। तो अब क्या है, तो इसमें a को बड़ा रखना है। हम बोले क्या, a बड़ा होना चाहिए किससे, b से। तो a मानेंगे, जब भी मानेंगे तो बड़ा वाले को। तो बड़ा है a यानी कि 50 और छोटा है बहादुर b यानी कि 21। तो जब भी बड़ा मानेंगे तो a को मानेंगे। अब क्या करेंगे, तो a में हम b से भाग देंगे, मतलब 50 में हम भाग देंगे किससे, 21 से। 21 से यदि हम 50 में भाग देते हैं तो हमें q और r, मतलब यहाँ पर q और यहाँ पे r, मतलब भागफल और शेषफल प्राप्त हो जाएगा। कैसे, तो 21 दूनी 42। देखिए, दो अपने आप ही प्राप्त हो गया और शेष बच गया 8, ये भी अपने आप प्राप्त हो गया। तो a में b से भाग देने पर q और r हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाता है कि a बराबर b q जोड़ r, मतलब ये था a और ये था b। तो अब चेक करके देखिए, तो a बराबर b q जोड़ r होता है कि नहीं। तो a है आपका 50 और b है आपका 21 और q है आपका 2 और r है आपका 8। 21 × 42 8 50 बराबर 50, ये हो गया ना। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर a बड़ा होना चाहिए b से, तो तब a में भाग देंगे b से, तो q और r हमें इस प्रकार प्राप्त होगी a बराबर b q जोड़ r। अब यहाँ पे एक कंडीशन और है, जहां r जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो r जो है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। मतलब ये जो आपको शेषफल बचा है, ये 0 भी बच सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा बचेगा, लेकिन ये b से छोटा बचेगा। यदि आप कहिएगा कि यहाँ पे शेषफल बच जाए 22, तो 22 यदि बच जाएगा तो एक मतलब और ना लग जाएगा। तो इसीलिए r का जो मान है, r का मान या तो 0, शेषफल 0 बचता है कभी कभी भागा में, आप देखते हैं, या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये b से हर वक्त क्या होगा, छोटा होगा। ये कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
अब क्या है, तो इसी प्रक्रिया को यदि हम बार बार करते हैं, इसी प्रक्रिया को यदि हम बार बार करते हैं, तो यही हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाले क्रिया को यदि हम लोग बार बार करते हैं, तो ये हो गया बउआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो अब आपको कह देगा, जैसे मान करके चलिए 525 और 525 और 400 का या 30 यहाँ पे रख दीजिए, 525 और 30 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के मदद से ज्ञात करिए। ये आपका क्वेश्चन रह गया। 525 और 30 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के मदद से ज्ञात करे, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो सबसे पहली बात, हमको बड़ा वाला को मानना है ए। तो माना कि ए बराबर 525, ए बराबर मान लिए 525 और बी बराबर मान लिए बउआ 30। तो ए और बी तो मान लिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है? अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। लेकिन कंडीशन एक है कि जहां ये आर जो होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा आर छोटा होगा। तो अब एक बात बताओ आप लोग कि ए का मान कितना है? 525 और बी का मान है 30। तो अब 525 में यदि हम 30 से भाग देंगे तो क्यू और आर तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब ये भाग दे कहाँ? तो चलते हैं खोपचा में। तो खोपचा कहने का मतलब है कि कहीं पर भी हम जा सकते हैं, या साइडे में ऐसे करके लिख सकते हैं, तो वो और बेहतर रहेगा। हो सकता है एग्जामिनर देख करके नंबर दे दे। तो 30 से हम भाग देते हैं बउआ कितना में? 525 में। ये समझ लो, आप पूरे समझ जाओगे। तो अब देखिए 30 का 30 हो गया, 30 का 30, 2 5 हो गया। अब 30 चौका 120, 30 पंचा 150, 30 8 30 छक्का 180, 30 7 210, तो 7 मरतबा लग गया। तो 7 तिया 21 210। तो अब यहाँ पे कितना हो गया? 5 1 15। तो अब देखिए ये ए था, ये बी है। तो अब Q इस प्रकार प्राप्त हो गया और R, तो Q के जगह पर क्या देंगे? 17। Q के जगह पर देंगे बउआ कितना? तो 17। और R के जगह पर कितना देंगे? तो 15। क्या R का मान 0 हो गया? R का मान 0 हो गया? तो कहेंगे नहीं सर, कहाँ हुआ R का मान 0? R तो यहाँ पे 15 है, R का मान 0 नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे अपन लोग? जब तक R का मान 0 नहीं होगा तब तक इस प्रक्रिया को करते रहेंगे। तो चलिए अब इसको लिख देंगे यहाँ पे और इसको लिख देंगे यहाँ पे। तो अब देखिए 30 अब बराबर 15 को ले आए यहाँ पे। तो अब ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब फिर क्या करेंगे? तो 30 में यही पर सामने में दे देंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि नहीं बच्चा सही दिया है। तो 15 दूना 30। अब देखिए अब ए ये था और बी ये था, अब क्यू ये प्राप्त हो गया और आर हो गया आपकी बार 0। तो 15 गुना 2 जोड़ आर का मान हो गया बउआ कितना? 0। तो लिखेंगे कि आर बराबर 0। तब लिखेंगे कि यहाँ आर बराबर 0 प्राप्त हो गया। और आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक R का मान 0 नहीं हो जाए। तो R बराबर 0 प्राप्त हो गया, इसीलिए एच यहाँ पर प्राप्त हो गया। यहाँ पर क्रिया समाप्त करेंगे, यहाँ पर क्रिया समाप्त करेंगे। इस तरह से यदि आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर को भी सोचना पड़ जाएगा। यहाँ पे क्रिया समाप्त कर देंगे, इसीलिए HCF बराबर अंतिम भाजक और अंतिम भाजक कितना है बउआ? तो ये देखिए 15। तो HCF अपना लोग का कितना हो गया? 15। तो यही हो गया उत्तर। अब रही बात कि सर आप HCF तक तो बता दिए, तो मैं आपको बता दूं कि अपना DPP भी आएगा, मतलब बुक टाइप से डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और सबको सॉल्व करना है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, इससे आगे की क्लास की चर्चा हम लोग करेंगे कल। मतलब एक्सरसाइज 1.1 पर ही चलेंगे। जब तक अपना बुक नहीं आता है तब तक गणित से ही चलेंगे, NCERT से चलेंगे दोस्त।
तो इससे आगे की प्रक्रिया को हम लोग करते हैं कल, मतलब अगले दिन करेंगे। तो आप लोग धैर्य बना करके रखिए, धैर्य बना करके रखिए, और आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से। देखिए एक बात आप जान लीजिए, ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक की कमी नहीं है, लेकिन मैं भी पढ़ाऊंगा और एक बेहतर दिशा और दशा में पढ़ाऊंगा। आप लोग यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए। हाँ, फिर अपन लोग मिल जाएंगे अगले दिन, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे लेकर के। और आप ये बात ध्यान रखिएगा कि सभी विषय का, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत है, हम कोशिश करेंगे कि वीवीआई क्वेश्चंस जो 2025 में आप लोगों को पूछने वाला है, इसको बताने का। 2025 में जितना भी क्वेश्चन आएगा सबको हम बता देंगे, और उम्मीद है कि उससे बाहर नहीं रहेगा मेरे प्रिय बहादुर। तो आप लोग स्वस्थ रहो, बढ़िया से दिवाली मनाओ, फिर अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे।